नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश के और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिंदी दुनिया से। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अयोगवाह। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में कितने अयोगवाह होते हैं, संस्कृत में कितने अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहा जाता है, अयोगवाह स्वर क्यों नहीं होते हैं, अयोगवाह व्यंजन क्यों नहीं होते हैं, अयोगवाह क्यों स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी माने जाते हैं, जिह्वामूली क्या होते हैं, उपदमानी क्या होते हैं, अर्ध विसर्ग क्या होता है, अर्ध विसर्ग का संकेत क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं। विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। हिंदी में 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को अ के साथ मिला करके अंग लिखा जाता है और विसर्ग को अ के साथ मिला करके अह लिखा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन होते हैं और लेखन की दृष्टि से अनुस्वार और विसर्ग स्वर होते हैं। संस्कृत में अयोगवाह कितने होते हैं। विकल्प हैं 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। संस्कृत में 4 अयोगवाह होते हैं। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है जिह्वामूलीय और चौथा है उपध्मानीय। अनुस्वार को अंग कहा जाता है, विसर्ग अह होता है। अनुस्वार का चिन्ह क्या है। अनुस्वार का चिन्ह है एक बिंदी और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है। विसर्ग का चिन्ह यह होता है 2 बिंदी एक के ऊपर एक। और जिह्वामूली और उपध्मानी, जिह्वामूली और उपध्मानी का संकेत क्या होता है। इनका संकेत अर्ध विसर्ग का होता है। यह अर्ध विसर्ग का संकेत है। देखिए यह विसर्ग है और इसको ऊपर से आधा मिटा दीजिए और इसको नीचे से आधा मिटा दीजिए। यह हो गया अर्ध विसर्ग। ये जो संकेत है यह अर्ध विसर्ग का संकेत है। किसका संकेत है। अर्ध विसर्ग का संकेत है। तो क वर्ण और ख वर्ण के पहले अगर अर्ध विसर्ग का संकेत लग जाएगा तो यह जिह्वामूली हो जाएगा और प और फ के पहले अर्ध विसर्ग का संकेत लग जाएगा तो यह उपध्मानी हो जाएगा। अयोगवाह में इनमें से कौन सा गुण पाया जाता है। विकल्प हैं स्वर का गुण पाया जाता है, व्यंजन का गुण पाया जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों का गुण पाया जाता है, कोई गुण नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अयोगवाह में स्वर और व्यंजन दोनों का गुण पाया जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का अर्थ है अ के साथ योग से जो अर्थ वहन करे, अर्थात ऐसे वर्ण जो अ के योग से उच्चारित होते हैं और व्यंजन वर्णों का उच्चारण वहन करते हैं। अ की सहायता से ही बोले जाने का इनको अयोगवाह कहा जाता है। ये अ की सहायता से ही बोले जाते हैं और इनका अ के साथ योग होता है। अ के साथ योग होने से जो अर्थ का वहन करते हैं उनको हम अयोगवाह कहते हैं। अब वर्ण समझ लीजिए, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि का जो लिखित रूप है वह वर्ण कहलाता है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सके, जिसके टुकड़े न हो सके, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ध्वनि है। तो उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या हो गई। ध्वनि हो गई। लेकिन लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या हो गई। वर्ण हो गया। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अयोगवाह की गणना न तो स्वरों में होती है और न तो व्यंजनों में होती है। इनकी गणना स्वर में भी नहीं होती है और व्यंजन में भी नहीं होती है, क्योंकि इनमें दोनों का गुण पाया जाता है। दोनों का गुण पाए जाने की वजह से यह न तो पूर्ण रूप से स्वर माने जाते हैं और न ही पूरी तरह से व्यंजन माने जाते हैं। इस स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। और वर्णमाला में इनका स्थान कहाँ होता है। तो वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद होता है और व्यंजनों से पहले होता है। इनमें से अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह कौन है। यह विकल्प दिया हुआ है और इसमें से अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह बताना है। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। अनुस्वार का प्रतीक चिन्ह एक बिंदी होती है जो अक्षर के ऊपर लगती है, वर्ण के ऊपर लगती है। अनुस्वार किसे कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा कहाँ से निकलती है। नाक से निकलती है। अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श वर्णों, जो स्पर्श वर्ण हैं जैसे क वर्ग,
च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन स्पर्श वर्णों का जो पंचमाक्षर होता है, यह पंचम वर्ण जो होते हैं जैसे अंग, य, ण, न, म, इनके स्थान पे किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग किसके स्थान पर किया जाता है? जो स्पर्श वर्णों के पंचमाक्षर होते हैं उनके स्थान पर किया जाता है। और अनुस्वार को अ के साथ मिला करके अंग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंग लिखा जाता है। अब स्पर्श व्यंजन समझ लीजिए क्या होते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को, जैसे कंठ को या तालु को, मूर्धा को या दांत को अथवा होठ को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? विकल्प है ओष्ठ, कंठ, तालु, नासिका। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो गया? नासिका हो गई। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ होता है अनुधन स्वर। अनु का मतलब होता है पीछे लेकिन साथ चलने वाला। अनुस्वार का मतलब हो गया स्वर के बाद आने वाला। इसका प्रयोग किसी स्वर की सहायता से ही हो सकता है, बिना किसी स्वर के इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। अनुस्वार जो है मूल रूप से व्यंजन होता है और यह स्वर के बाद आता है, अर्थात अनुस्वार क्या हो गया? स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। इनमें से विसर्ग का प्रतीक चिन्ह कौन है? चार विकल्प में से चुनना है कि विसर्ग का प्रतीक चिन्ह कौन है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला वाला। विसर्ग क्या होता है? जिस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह हो उसे विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग को अ के साथ मिला करके अह लिखा जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। विसर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? विकल्प हैं कंठ, ओष्ठ, नासिका, मूर्धा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। विसर्ग का उच्चारण ह होता है और ह को बोलते समय कंठ से ही ध्वनि निकलती है। देखिए, विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, यह केवल स्वराश्रित है। यह स्वर पे आश्रित है, बिना किसी स्वर की सहायता के इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। और इसका उच्चारण विशिष्ट होने के कारण इसे पूर्णतः शुद्ध नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि विसर्ग अपने आप में किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है। यह जो है इसका प्रतीक मात्र है। विसर्ग के उच्चारण में किसकी ध्वनि निकलती है? विकल्प हैं क, ओ, न, ह। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। विसर्ग के उच्चारण में ह की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि निकलती है? ह की ध्वनि निकलती है। इसीलिए प्रातः को प्रातः पढ़ा जाता है। विसर्ग के पूर्व अगर अ हो तो उसका उच्चारण ह जैसा होता है, जैसे बालकः। यहाँ विसर्ग के पूर्व अ है, इसलिए उसका उच्चारण बालका होगा। आ होगा तो उसका उच्चारण हा जैसा होगा। देखिए यहाँ पे श्यामः। विसर्ग के पहले अगर ई हो तो उसका उच्चारण ही जैसा हो जाता है, जैसे मतिः। ई हो तो उसका उच्चारण ही जैसा हो जाता है, जैसे रानिः। उ हो तो उसका उच्चारण हु जैसा, जैसे भानुः। ऊ हो तो उसका उच्चारण हु जैसा, जैसे गुरुः। विसर्ग के पहले अगर ए हो तो उसका उच्चारण हे जैसा होता है, जैसे भूमेः। लेकिन अगर ऐ हो तो उसका उच्चारण ही जैसा होता है, जैसे देखिए देवहि। यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है? देवहि। ओ हो तो हो जैसा, जैसे भोः। और औ हो तो हौ जैसा होता है, जैसे गंगहौ। इनमें से जिह्वा मूली और उपध्मानी का प्रतीक चिन्ह कौन है? ये चार विकल्प हैं, इसमें से चुनना है कि जिह्वा मूली और उपध्मानी का प्रतीक चिन्ह कौन है। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। यह उपध्मानी और जिह्वा मूली का प्रतीक चिन्ह है, और यह चिन्ह अर्ध विसर्ग के लिए प्रयुक्त होता है। और यह अर्ध विसर्ग है तो इसका उच्चारण आधा ह की तरह होता है, त्वरित ह की तरह होता है। ह बोलने में जितना समय लगता है उसका आधा समय इसमें लगता है। जिह्वा मूली के अंतर्गत इनमें से कौन वर्ण आते हैं? विकल्प हैं प और फ, क और ख, अंग और अह, न और म। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। जिह्वा मूली के अंतर्गत क और ख आते हैं। क के पहले अर्ध विसर्ग का संकेत लगा देने पर यह जिह्वा मूली क हो जाता है। ख के पहले अर्ध विसर्ग का संकेत लगा देने पर
यह जिह्वा मूलीय ख हो जाता है। जिह्वा मूली क और जिह्वा मूली ख के उच्चारण में क के पहले त्वरित ह और ख के पहले त्वरित ह का उच्चारण करना पड़ेगा। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प हैं ओष्ठ, कंठ, नासिका, जिह्वा मूल। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। जिह्वा मूल का मतलब होता है जीभ का मूल स्थान। जब क और ख का उच्चारण जीभ के मूल स्थान से किया जाए तो इन्हें जिह्वा मूली कहा जाता है और तब इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल होता है। जबकि सामान्य परिस्थिति में क और ख का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। सामान्य परिस्थितियों में क और ख का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। लेकिन जब इनको जीभ के मूल स्थान से बोला जाएगा तब इनका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल हो जाएगा। उपधमानी के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? विकल्प है अंग, अह, प, फ, क, ख। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। उपधमानी के अंतर्गत प और फ आते हैं और इनको अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ लिखा जाता है। प और फ के उच्चारण के पहले अगर अर्ध विसर्ग जैसा उच्चारण किया जाए, अर्ध विसर्ग का मतलब हो गया आधा ह जैसा उच्चारण किया जाए, तो ये दोनों वर्ण उपधमानी कहलाते हैं। उपधमानी का उच्चारण स्थान क्या है? विकल्प है नासिका, कंठ, ओष्ठ, तालु। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। उपधमानी का उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होता है और सामान्य परिस्थिति में भी प और फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होता है। उपधमानी के उच्चारण स्थान में और प फ के उच्चारण स्थान में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ओष्ठ से ही दोनों बोले जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि अयोगवाह न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अयोगवाह वर्ण पूरी तरह से स्वर क्यों नहीं होते हैं? स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है। लेकिन अनुस्वार और विसर्ग का जब उच्चारण करेंगे आप तो इसको किसी अन्य वर्ण की सहायता के बगैर उच्चारित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत पड़ती है। किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होने का गुण किस में पाया जाता है? व्यंजन में पाया जाता है, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण किसी स्वर के बिना संभव नहीं है। तो व्यंजनों का गुण पाए जाने के कारण अयोगवाह वर्ण पूर्ण रूप से स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें व्यंजन के गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से स्वर नहीं होते हैं। अब आइए देखते हैं कि अयोगवाह वर्ण पूरी तरह से व्यंजन क्यों नहीं होते हैं। व्यंजन कहते किसे हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उनको व्यंजन कहते हैं। जब किसी व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण से मिलाया या जोड़ा जाता है तो स्वर वर्ण जो है व्यंजन वर्णों को उच्चारित कर देते हैं। इसी तरह जब किसी व्यंजन के साथ अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग अह को मिलाया या जोड़ा जाता है तो ये दोनों वर्ण व्यंजनों को उच्चारित कर देते हैं। और यह गुण किसका है? तो यह गुण जो है वह स्वर वर्णों का है, क्योंकि स्वर वर्णों की तरह ही अनुस्वार और विसर्ग व्यंजनों को उच्चारित करते हैं। स्वरों का गुण इसमें पाया जा रहा है, इसीलिए अयोगवाह पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं होते हैं। अतः अनुस्वार और विसर्ग न तो पूर्ण रूप से स्वर वर्ण होते हैं और न ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, बल्कि स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी है, क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का जाति योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है। अयोग होने के बाद भी ये दोनों का अर्थ वहन करते हैं। न तो स्वर के साथ इनका योग होता है और न ही व्यंजन के साथ इनका योग होता है, फिर भी ये दोनों का अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन है? विकल्प हैं अ, आ, इ, ओ, अंग, अ। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।